And here we go. This is CA Rishabh Rora, mentor for concept mapping. And the most important concept mapping as per students profile, cash flow statement. अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात आती है बच्चे का थोड़ा सा ना मूड खराब हो जाता है, अरे यार कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे हम इसे सिंपल कर सके आपके लिए। परफेक्ट। सर ये जो आप लिखवा रहे हो क्या हमें लिखना है? बिल्कुल लिखना है मेरे साथ में। और क्या ये काम करेगा? अरे हर क्वेश्चन में काम करेगा, ट्राई करके देख लेना। परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। ओ क्या हो गया भाई? कुछ तो भी हुआ। पहले हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला क्या स्टार्ट होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो अब उसके बाद वाली शीट में अपन ले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हम ले लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई बहुत दूर जाते जा रही है तो। ओके, इट्स सॉर्टेड। 3 हेडिंग्स आ गई अपने पास। सबसे पहले आपने अपने फॉर्मेट को रेडी कर लेना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट नंबर ए, नेट प्रॉफिट। ये सबको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही ना? हाँ सर बिल्कुल बहुत गंदी आ रही। समझ गया मैं, आपकी भावना समझ गया मैं। नीचे ले लेते इसको। यहां पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने हाथों हाथ लिखने में साथ में एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कहां से उठाएंगे आप? वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो सर हमें वर्किंग नोट नंबर 1 भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट विथ वर्किंग नोट नंबर 1। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कैलकुलेशन। यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहां क्या क्या आएगा। एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। पॉइंट नंबर ए, सरप्लस। अब ये सरप्लस कहां से आएगा? सर ये जो सरप्लस है ना हमें दिखता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पीएल रहेगा ना, वहां पे एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल रहेगा। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस लेना है आपको। क्या लेना है? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस लेना है। मीन सर मुझे करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस कर लेना है। बिल्कुल राजा, आपने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो आपका आ गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फिर यहां आ जाएगा एड प्रपोज डिविडेंड। एड प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का? प्रीवियस ईयर का। एड प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। आप ध्यान देते जाओ, यहां पे ऐड किया, फाइनेंसिंग में लेस कर लेना। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। लेस डिविडेंड पेड। कौन सा डिविडेंड है? प्रपोज्ड वाला। ठीक है, वहां पे ऐड किया, फाइनेंसिंग में माइनस कर देना क्योंकि माना जाता है आप पे करोगे। फिर वापस ऐड करना, एड इंटरिम डिविडेंड।
कौन से साल का? करंट ईयर का। और फाइनेंसिंग में वही चीज आगे क्या कर दोगे? लेस इंटरिम डिविडेंड। लेस इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर। ओके सर, उसके बाद और क्या ऐड करेंगे? सर हम ऐड करेंगे करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अब मैं इस चीज की बात करता हूं, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये डेटा कहां से आता है? ध्यान देना, आपको ना करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन मिलेंगे। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन मिलेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखेगा आपको इनकम टैक्स प्रोविजन। क्या दिखेगा वहां पे? इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है। बेस्ट क्या है? ध्यान रखो, बेस्ट क्या करना, एक अकाउंट बना लेना इनकम टैक्स प्रोविजन के नाम से। अब इनकम टैक्स प्रोविजन इज ए सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी ओपनिंग ऑन द क्रेडिट साइड, क्लोजिंग ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, मतलब ये ओपनिंग प्रोविजन है और यहां पे आपका आ गया क्लोजिंग प्रोविजन। लेट से ओपनिंग है आपका 30,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ, और क्लोजिंग है 50,000 रुपए। बस अगर सिर्फ इतना गिवन है तो मैं मानूंगा मेरा 30,000 पे किया है मैंने और मेरा करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना है? 50,000। क्लियर? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बस क्वेश्चन ने ये दे दिया कि करंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स प्रोविजन दिख रहा है, दैट्स इट, ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया तो मैं मानूंगा मेरा ओपन पे हुआ है, और ओपन पे हुआ है तो हाल फिलहाल लिख दे रहा हूं, ऑपरेटिंग में माइनस होगा, लेस सबसे आखिर में इनकम टैक्स पेड। सबसे आखिर में इनकम टैक्स पेड कहां से माइनस होगा? ऑपरेटिंग से। कितना पे किया हमने? 30,000। ठीक है, पहला। और दूसरा ये जो 50,000 है यहां पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है जब क्वेश्चन साइलेंट है। बट एट टाइम्स क्वेश्चन आपको ये बता देगा कि करंट ईयर में 25,000 पे किया। लेट्स से करंट ईयर में 25,000 पे किया, परफेक्ट। ओपनिंग है 30, करंट ईयर में 25 पे किया, क्लोजिंग है 50, तो मतलब आपका टैक्स प्रोविजन कितना आ गया? 45। तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होगी अगर क्वेश्चन आपको डिटेल देगा। एट टाइम्स आपको क्वेश्चन बोलता है करंट ईयर टैक्स प्रोविजन, मतलब क्वेश्चन आपको ये डिटेल दे रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही दिया, लेकिन करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन का डिटेल दे रहा है, तो आपको क्या निकालना है? पेड आपने कितना किया, परफेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, दैट मींस करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन क्वेश्चन आपको बता रहा है, आपको क्या करना है? आपको पेमेंट निकालना है। सो दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड, परफेक्ट। कुछ नहीं गिवन है तो जो ओपनिंग है वो पेमेंट माना जाएगा और जो क्लोजिंग है वो टैक्स प्रोविजन माना जाएगा। कुछ गिवन है तो मेरे को ऑटोमेटिकली अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग तो वही रहेगा। अब करंट ईयर का पेमेंट गिवन है तो प्रोविजन निकल जाएगा, करंट ईयर का प्रोविजन गिवन है तो पेमेंट निकल जाएगा, परफेक्ट। इसको बोला जाता है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ऑल्सो, एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन रहेगा, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिस्कशन था आपका इनकम टैक्स के प्रोविजन का। ठीक है सर, लेट्स मूव फर्दर। ऐड, और क्या ऐड कर सकते हैं हम? करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन हो गया, इंटरिम हो गया, प्रपोज्ड हो गया, एनी ट्रांसफर्ड रिजर्व, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर का बैलेंस बढ़ता है बिकॉज शेयर इशू होते हैं या डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होते हैं, परफेक्ट। बट उसके अलावा अगर आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर मतलब एनी सॉर्ट ऑफ, आप बोल सकते हो इंक्रीज, इसको मैं अच्छा अमेंड कर देता हूं, एनी सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इन रिजर्व, any sort of increase in
रिजर्व एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, क्योंकि एसपीआर क्यों बढ़ता है? क्योंकि मैं शेयर्स इश्यू करता हूं। उसके अलावा आपका जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो यहां पे ऐड कर देना। जनरल रिजर्व कैसे बढ़ रहा है सर? आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर करना है। प्रीवियस ईयर में 10,000 था, करंट ईयर में 15 है, मतलब 5,000 से बड़ा है, यहां पे ऐड। यहां तक क्लियर है सबको? और उसके अलावा ऐड लॉस बाय फायर। अगर आग वाग लगने के चक्कर में आपके गुड्स वगैरह जल गए तो लॉस बाय फायर ऐड कर दोगे। उसके बाद लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। देखो बेटा, आग लग गई तो उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला। अगर आग लगी गुड्स को तो इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग में। आग लगा आपके एसेट को तो इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिंग में। आई रिपीट, इंश्योरेंस क्लेम आईसी। अगर आपकी आग लगी गुड्स को तो इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग में। अगर आग लगी है एसेट को तो इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिंग में। बिकॉज एसेट कहां पर है? फिक्स एसेट कहां पे? इन्वेस्टिंग। उसका लॉस यहां पे आपने ऐड कर दिया, बट उसका कुछ क्लेम मिला है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट आप ले सकते हो। सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा? आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इन 95% केसेस यहां पे आता है। ये वो टेक्निकल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ये नहीं पता। लेट्स मूव विद दिस। 95 या 99% केसेस में ये ब्रेकअप गिवन ही रहता है, तो इंश्योरेंस क्लेम यहीं पे लिया जाता है। क्लियर? लोड मत लो, उसका इंश्योरेंस क्लेम का लिया जाता है यहां पे। ठीक है राजा? और उसके बाद लेस इनकम टैक्स का रिफंड, लेस इनकम टैक्स का रिफंड। तो फाइनली प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, एनी सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इन रिजर्व, लॉस बाय फायर, ये सब ऐड, लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एंड लेस इनकम टैक्स का रिफंड। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन? चलो, अब यहां पे जो भी आपका आंसर आएगा वो वर्किंग नोट नंबर 1 से उठा लिया आपने। ठीक है, वो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बना लिया। अब हम ऐड करेंगे, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस। अब नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या ऐड हो जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा और दूसरा अमोर्टाइजेशन। दूसरा क्या ऐड हो जाएगा? अमोर्टाइजेशन। ठीक है राजा? यहां तक क्लियर है सबको? ये दोनों ऐड हो जाते हैं। फिर आएगा आपका ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ध्यान दो, सबसे पहले एक एक चीज करके चलते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ऑब्लिक बैंक लोन। आपने बैंक लोन लिया है या आपने डिबेंचर इशू की, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब यहां पे ध्यान दो, लेस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ऑब्लिक बैंक लोन। डिविडेंड का हिसाब तो हो चुका है, अभी इंटरेस्ट का भी हिसाब हो गया। ठीक है, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया तो यहां पे आपको ऐड करना है, ऑपरेटिंग में ऐड करना और फाइनेंसिंग में से माइनस करना है। सर और क्या हो जाएगा? बेटा सिंपल है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये क्या हो जाता है? ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, क्या यहां पे हम एक काम कर सकते हैं क्या? अगर हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया, आप यहां पे ऐड कर सकते हो, बट बहुत रेयर पूछा जाता है, बट स्टिल अगर सब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पहले 1 लाख था, अभी 1,05,000 हो गया, मतलब 5,000 से प्रोविजन बढ़ गया,
इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, यू कैन ऐड हियर, ठीक है। बट वो बहुत कम जगह पूछा था इसलिए मैंने लिखा है नहीं है। आपको लगना है आप नोटिंग कर सकते हो। प्रोविजन, कोई इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सर और क्या क्या आता है? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक डिबेंचर्स आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ गया, और बोलो आपके हिसाब से, बोलो 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 बोलो। सर याद तो नहीं आ रहा, अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, इधर आओ। सर आपने रिडीम किया है, क्या रिडीम किया है? प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। अगर आपने कोई शेयर रिडीम की है, बायबैक की है प्रीमियम पे, तो आपके लिए एक तरह का नुकसान है, आप यहां पे ऐड कर सकते हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम इफ, ये ऐड कब होगा? इफ redemption account is not given in balance sheet। एक क्वेश्चन आप देखोगे, दो क्वेश्चन आपकी बुक में, एक में प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट गिवन है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, और एक में गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन गिवन है तो यहां पे ऐड होगा नहीं, ठीक है। और जब नहीं गिवन है, मींस वो अकाउंट ही बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, तो यहां पे आके वो चीज ऐड होगी। ये बहुत क्लरिकल पॉइंट है, बट ये बच्चों को समझता नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम पेएबल ऑन डिबेंचर अकाउंट गिवन है, परफेक्ट, तो यहां पे ऐड करना मत। अगर प्रीमियम पेएबल ऑन डिबेंचर अकाउंट गिवन नहीं है, फिर भी आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया है, यहां पे ऐड कर देना, परफेक्ट। यस सर। अब आते हैं अपन थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग के तरफ। सर इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स से पैसा आता है, ऐड। क्लियर? आपने शेयर इशू किए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इन पे जो भी प्रीमियम होगा वो इंक्लूड कर लेना। और ये प्रीमियम आपको कहां दिखता है? एसपीआर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर आपका एसपीआर का बैलेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा? बिकॉज आपने इशू किया है। एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। सर डिस्काउंट तो डिबेंचर्स पे रहता है, परफेक्ट। अगर आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 80 रुपए पे इशू किया, तो 20 रुपए का डिस्काउंट है, परफेक्ट। यहां कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 80। आपको प्रीमियम है तो ऐड कर देना है फेस वैल्यू में, यहां पे लिखना है, याद रखो 100 रुपए की प्रीमियम, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, तो यहां कितना लिखोगे? 110। 100 रुपए की फेस वैल्यू, 20 रुपए का डिस्काउंट, तो यहां पे कितना लिखोगे? 80। जितना रोकड़ा मिला, बात खत्म। तो आपको क्या लिखा है मैंने, एक बार वापस लिख देता हूं। इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, ठीक है। यहां तक सबको सॉलिड है? सर और क्या क्या है? अगर सर बैंक लोन बढ़ गया तो इंक्रीज इन बैंक लोन, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कोई भी तरह का बैंक लोन अगर इंक्रीज हो रहा है, आपको यहां पे आके ऐड करना है। लेस, यहां लिखा है ना, इंटरेस्ट पेड ऑफ डिबेंचर्स ऑब्लिक बैंक लोन, यहां पे लिख दिया है। और क्या आएगा सर फाइनेंसिंग के अंदर? शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बैंक हो गया, मोटा मोटी वी आर डन, ठीक है। अब सर और कुछ चीजें आती है। लेस अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर्स कमीशन। अंडर राइटर कमीशन एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, यहां से माइनस,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड। सर और भी तरह का कुछ इशू एक्सपेंसेस रहेगा, आपने डिबेंचर इशू किया, आपने शेयर इशू किया, फाइनेंसिंग में से माइनस, यहां पे ऐड। अब इसके अलावा और क्या है, डिविडेंड हो गया, यहां पे प्रीमियम ले लिया अपन ने। सब प्रेफरेंस शेयर्स पे ऐसा कोई क्लॉज नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने प्रीमियम पे किया है तो बात खत्म। सर ये तो हो गया, अब आपको रिडीम भी करना चाहिए। यस, लेस रिडम्पशन ऑब्लिक बायबैक ऑफ शेयर्स। जब इश्यू करते वक्त मैं प्रीमियम इंक्लूड करता हूं तो रिडीम करते वक्त भी मैं क्या करूंगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंक्लूडिंग प्रीमियम। सर यहां पे टोटल अमाउंट है और जो हमने प्रीमियम पे किया है, यहां लिख देता हूं ना, एक काम करते थोड़ा अमेंड करते हैं। प्रीमियम पेबल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स लिख देते, उसमें प्रेफरेंस भी आ गया, इक्विटी भी आ गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद है, क्लियर है सबको? इज एवरीवन क्लियर? ये आपके मोटा मोटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो ऐड होते हैं। परफेक्ट। अब सर और क्या, चलो अब आते हैं यहां पे ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग के अंदर। सर सबसे पहला आपने ऐड करना है सेल ऑफ एसेट। अगर आपका कोई एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब सर यहां पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखेंगे कि बेटर वर्ड रहेगा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर सर लॉस में बिकी तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट में बिकी तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सर अब इसमें आ गया आपका एक और हेड। ये काम हो गया ना, यहां पे हो गया, तो मेरे ख्याल से अपने को अब लिख लेना चाहिए एक जगह और। ठीक है, चलो, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आपको क्या कर देना है, ऐड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब इसमें लेस करना है आपको परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है सर, हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड लेस कर दिया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टैंजिबल इंटैंजिबल, लेस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, लेस परचेज ऑफ, क्या हो रहा है भाई, बार बार इधर धुल रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट। सर यहां पे कैसे आने लगा यार, क्या हो गया इसको आज, परचेज ऑफ करंट
करंट इन्वेस्टमेंट, सुन लो पूरा बिफोर कमेंटिंग। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि करंट इन्वेस्टमेंट नॉन मार्केटेबल है तो उसका परचेज और सेल कहां चले जाता है? इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर करंट इन्वेस्टमेंट नॉन मार्केटेबल है तो वो चले जाता है आपका इन्वेस्टिंग के अंदर। सेल एड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक करंट इन्वेस्टमेंट, कौन से वाले? नॉन मार्केटेबल वाले। सर इस पे अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑब्लिक करंट इन्वेस्टमेंट, कौन से वाले? नॉन मार्केटेबल वाले। लॉस हम ऐड कर देंगे। सर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑब्लिक करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कौन से वाले? नॉन मार्केटेबल। सर हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि नॉन मार्केटेबल है क्या? यस, बिल्कुल गिवन रहेगा। नॉन मार्केटेबल रहेगा तो आपको उसे इन्वेस्टिंग का पार्ट ट्रीट करना है। यहां तक सबको सॉलिड है? यस। अब ध्यान दो, एड रेंट रिसीव्ड। अब सर ये आप किसका बनवा रहे हो? बेटा मैं बैंकिंग का नहीं बना रहा हूं, मैं अदर टाइप बैंक। दो टाइप की कंपनी रहती है, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। बैंक जो कर्जा वगैरह देती है ये सब फाइनेंशियल कंपनी है, इस पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल पे क्वेश्चन पूछे जाती है और ये नॉन फाइनेंशियल का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। परफेक्ट। एड रेंट रिसीव्ड, एड डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड ले लो या इंटरेस्ट ले लो। ये तीनों भी अगर रिसीव्ड होते हैं तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होते हैं, और उसको मैं यहां पे माइनस कर लूंगा बिकॉज ये मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी रहते हैं। इंटरेस्ट रेंट ऑब्लिक डिविडेंड रिसीव्ड। इसके अलावा और कुछ ना, मेजॉरिटी वी आर डन हियर। इसके अलावा और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा तो आप एक बार बुक में देख लेना। मेरे हिसाब से ये मेजॉरिटी ऑफ द चंक है इन्वेस्टिंग का भी। मैंने इन्वेस्टिंग भी मोटा मोटी पूरा लिख दिया है। सर एक बार उसका बता दीजिए ना, इनटैंजिबल एसेट का। इधर ध्यान दो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहां पे गिवन है गुडविल। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है। करंट ईयर में 5 लाख, पिछले साल 3 लाख, 2 लाख से बढ़ी तो 2 लाख परचेज ऑफ गुडविल के नाम से, परचेज ऑफ इंटैंजिबल के नाम से इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। बढ़ रही है 2 लाख प्लस हो रही है तो इन्वेस्टिंग। लेकिन ऑन द सेम ग्राउंड अगर गुडविल करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यहां पे है 3 लाख और यहां पे है 2 लाख, कम हो रही है माइनस 1 लाख, 1 लाख से कम हो रही है। यस, ये कहलाता है अमोर्टाइजेशन। ऑपरेटिंग में ऐड, ऑपरेटिंग में ऐड अमोर्टाइजेशन के नाम से। ठीक है, ऑपरेटिंग में ऐड अमोर्टाइजेशन के नाम से। इज एवरीवन क्लियर? गुडविल का सर वो फिक्स एसेट में भी हमको थोड़ा दिक्कत जाता है। कोई नहीं बेटा, हमेशा ना एक फिक्स एसेट अकाउंट बना लेने का। फिक्स एसेट अकाउंट बना ला। अब एक एसेट है फिक्स एसेट, तो ओपनिंग ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट साइड। ओपनिंग ऑन द डेबिट, क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट। अब ड्यूरिंग द ईयर में अगर आपने कुछ बेचा है तो बाय बैंक, अगर आपने फिक्स एसेट को बेचा है तो बैंक, बाय बैंक सेल वैल्यू। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस सेम साइड, और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो अपोजिट साइड। ठीक है, उसके बाद ये जो आपने बेचा, ये जो आपने बेचा एसेट, उसका डेप्रिसिएशन। अब हाल फिलहाल आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो एक काम करते हैं अपन,
यहां पे लिखेंगे बाय करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय करंट ईयर का डेप्रिसिएशन? ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का, वहीं पे यहां पे ऐड होता है। ये आपको दिख रहा है डेप्रिसिएशन कौन सा है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कि कहां से निकलता है? फिक्स एसेट अकाउंट से निकलेगा या क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अब यहां पे आप ले लो, पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल ले लो, फिर सेम डेबिट साइड में लिख देना, डिफरेंस निकाल लेना, इधर क्या आ जाएगा? टू बैंक, मतलब आपने एसेट परचेज किए, ठीक है। ये होता है आपका बैलेंसिंग फिगर। सर एट टाइम्स ना हमको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट दोनों साथ में गिवन रहते हैं, तो बेटा कुछ नहीं करना, लोड नहीं लेने का। मैं उसको एक अलग से शीट में ले लेता हूं, फिक्स्ड एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब दोनों को साइड बाय साइड लिखना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान दो, फिक्स्ड एसेट एक एसेट है, ओपनिंग ऑन द डेबिट, क्लोजिंग अपोजिट साइड पे। आप अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का उल्टा हो जाता है, ओपनिंग क्रेडिट साइड और क्लोजिंग अपोजिट साइड। अब यहां पे देखो, आप डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखते थे, यस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अभी भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, बट कहां लिखेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, बाय करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। परफेक्ट। अब यहां पे लिखेंगे हम टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। सर यहां पे हम कितना अमाउंट कितना लिखेंगे? जो मशीन सेल हुई उसका टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। जो मशीन बिकी उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मशीन बिकी उसका आज तक का डेप्रिसिएशन हम टू मशीन के नाम से लिख देंगे। यह आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स, यह आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। बट मेरे को बात बताओ, मशीन अकाउंट बना रहे हो तो ये ऑन ऑल एसेट की ऑन ऑल मशीन आएगा, ऑन ऑल मशीन। ओपनिंग आपके पास गिवन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है, क्लोजिंग आपके पास गिवन है, और आप कितना ट्रांसफर करोगे गिवन है। सर एट टाइम्स हमको ये गिवन नहीं है, तो क्या करना? ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, जो मशीन बिकी उसका आज तक का डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा, तो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। और नॉर्मली आपको चीज समझा रहा हूं, दिस इज नॉर्मली अ बैलेंसिंग फिगर, और फिर ये जाके ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब जो मशीन बिकी उसका डेप्रिसिएशन टोटल यहां पे आ जाएगा। अब ये सेम अमाउंट यहां पे लिख देना, टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट, इसलिए मैंने साइड बाय साइड बनाया, ये दोनों अमाउंट सेम रहेंगे, ठीक है। आप जो मशीन आपने बेचा, टू बैंक सेल वैल्यू, लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस है तो, और अगर प्रॉफिट है, अरे मैं टू क्यों लिख रहा हूं, बाय लिखना है ना रे बाबा, कैसा होगा रे, नहीं बहुत गंदा आ रहा। बाय बाय बाय, और इधर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब आएगा ये? जब प्रॉफिट है,
अब डिफरेंस विल बी अगेन टू बैंक परचेज, इतने का आपने खरीदा, ये आपका क्या रहेगा हमेशा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है राजा। अब ऐसे आप बनाते हो जब अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन गिवन रहता है। रिपीट, एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग ऑन द अपोजिट, अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग ऑन द अपोजिट। अब जो मशीन आपने करंट ईयर में बेचा उसका आज तक का डेप्रिसिएशन यहां लिख देना, सेम यहां पे लिखना, इसलिए मैंने साइड बाय साइड बनवाया है। अब अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर विल बी डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, जो कि ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाएगा नॉन कैश एक्सपेंस में। अब यहां पे आपने जितने बेचा उसका सेल वैल्यू लिख दो, लॉस है तो सेम साइड, प्रॉफिट है तो अपोजिट साइड, और इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इस आपने खरीदा है एक एसेट। परफेक्ट, यहां तक चिंता मत करो, वी आर अबाउट टू क्लोज, मैं आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हो गया यहां तक अपना हिसाब किताब। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं। सर और क्या होगा ऑपरेटिंग में? अब ऑपरेटिंग में ऐड होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो हेडिंग चली जाएगी अपनी। अरे रे रे, ये क्या हो गया? अब हम वापस से ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी और कैश के बीच में क्या रिलेशन है? करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, कैश बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी कम होगी, कैश कम होगी। तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एक्सेप्ट, दोनों पे एक्सेप्शन अप्लाई होता है, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्यों? बिकॉज इसके अंदर इनकम टैक्स रहता है और इनकम टैक्स को हम ऑपरेटिंग में लेके जाते हैं। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्यों शॉर्ट टर्म बोरिंग? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग का पार्ट रहती है। तो सर यहां पे टेक्निकली बचा क्या? यहां पे आपका टेक्निकली बचा ट्रेड पेएबल, जिसके अंदर करंट लायबिलिटी और बिल पेएबल आता है। ये दोनों यहां पे नहीं आएंगे बिकॉज प्रोविजन इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, ऐड, अरे सॉरी, ये मैं गलती से ऐड लिख दिया, ये लेस है, ऐड। अब ध्यान दो, करंट एसेट और आपके कैश के बीच में क्या फर्क है? करंट एसेट बढ़ेगा, कैश कम होगा, करंट एसेट कम होगा, कैश बढ़ेगा। तो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट and less increase in current asset। सर अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन है क्या? यस, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि सर करंट इन्वेस्टमेंट अगर नॉन मार्केटेबल है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाता है, और अगर मार्केटेबल है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाता है। आगे एक नोट और दिलवा दूंगा इस चीज का। परफेक्ट। तो सर यहां आ क्या गया? इन्वेंट्री बच गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस बच गया, उसके अलावा आपके पास ट्रेड रिसीवेबल बच गया, जिसके अंदर आता है डेटर और क्या आता है? डेटर और बिल रिसीवेबल। अब सर डेटर में अगर प्रोविजन गिवन है तो डेटर का डिफरेंस ऑपरेटिंग में यहां पे करना और उसका प्रोविजन नॉन कैश एक्सपेंस में लेके जाना। डेटर्स में होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मैंने डिस्कस किया था। यहां पे काम कर देता हूं, लिख भी देता हूं।
इंक्रीज, यहां स्पेस नहीं है यार, आप लिख लेना, एक काम करना, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यहीं पे लिख लेना। ओके सर, ये तो हो गया। और क्या है, अब यहां आ चुका है अपना लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, याद है ये 30,000 लेस इनकम टैक्स पेड, बट यहां पे एक चीज याद रखना, नेट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड है तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 में माइनस किए थे और यहां पे भी आपने इनकम टैक्स पेड में से उसे नेट कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे जो फाइनल फिगर आएगा दैट विल बी इनकम टैक्स पेड, उसमें से इनकम टैक्स का रिफंड एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो यहां पे आएगा। इसका मतलब वही है, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने यहां पे ऐड करना है सबसे आखिर में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जो आप कहां से उठा के लाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1 से उठा के लाओगे। कहां से उठा के लाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1। सो इन शॉर्ट, ये आप कहां से उठा के ला रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 1 से उठा के ला रहे हो, और ये फिगर भी कहां से उठा के ला रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 1 से उठा के ला रहे हो। ये फिगर भी कहां से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, और ये फिगर भी कहां से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से। इज एवरीवन क्लियर, हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल ले लेना, उसको साइड में लिख देना। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपके सब कॉलम बन गए या इनर कॉलम, इसका फाइनल फिगर बाहर। फिर इन्वेस्टिंग का फाइनल फिगर बाहर लिख देना, फाइनेंसिंग का फाइनल फिगर बाहर लिख देना। उसके बाद तीनों के फाइनल फिगर बाहर आ गए, तीनों के फाइनल फिगर बाहर आ गए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका फाइनल फिगर आपका बाहर आ गया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका भी फाइनल फिगर बाहर आ गया होगा। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका भी फाइनल फिगर बाहर आ गया होगा। अब इसमें आप जो भी फिगर आएगा इसमें आप ऐड कर दोगे ओपनिंग, मतलब ये एक और हेडिंग जुड़ जाएगी। आपने क्या क्या किया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सबके आउटर कॉलम फिल कर दिए। यस, अब एक और चीज, आउटर कॉलम का टोटल आ गया, अब ऐड करना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा वाला, ओपनिंग वाला, आपने वो ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहीं पे मैं आपका डिस्कस कर लेता हूं करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन बोल दे रहा है ये मार्केटेबल है तो हम इसको किसका पार्ट मान लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लेंगे। और जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लेंगे तो हम उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन ने यह भी नहीं बताया कि करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल है, नॉन मार्केटेबल है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, तो मैं उसको कहां ऐड कर दूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्वेश्चन अगर उसे स्पेसिफिकली बोल दे नॉन मार्केटेबल, क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली क्या डिनोट कर दे उसे, नॉन मार्केटेबल,
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं उसे कहां लेके चले जाऊंगा? इन्वेस्टिंग में। मैं उसे कहां लेके चले जाऊंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है राजा, ये आपका पूरा क्रक्स था ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और आई बिलीव द बेस्ट पॉसिबल एज पर मी, बाकी का मुझे नहीं पता। तो होप सो आपको ये पूरा ओवरव्यू समझ में आएगा, कौन सी चीज कहां जाएगी, क्यों जाएगी, कब जाएगी, और ये यूज करके अगर आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो भाई साहब आपका क्वेश्चन 110% टैली होना है। और इस लेक्चर को एक बार देखना ताकि आपकी एक्यूरेसी इन कैश फ्लो बढ़ जाए। 45 मिनट्स में ये खत्म हुआ है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी या बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।